हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों ने लेक्चर लगा रखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन, और जिसमें हम लोग 3 शुरू के टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं वो क्या है? जो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं वो है हमारे इंट्रोडक्शन के बाद नर जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, महिला जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा युग्मक जनन हम लोग पढ़ चुके हैं, गैमेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आतरु चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो ये टॉपिक हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को आते भी हैं और थोड़ा सा टिपिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो पढ़ते हैं हम लोग आतरु चक्र को। ठीक, चलिए चालू करते हैं। मादा प्राइमेटो। तो ये मादा प्राइमेटो का क्या मतलब है? देखिए, हम लोग की क्लास में मेमेलिया स्तनधारी जो है, क्लास मेमेलिया में डिफरेंट ऑर्डर हैं और उन ऑर्डर्स में अगर आपको क्लासिफिकेशन की हायरार्की याद हो, लोअर मोस्ट लेवल पे थी स्पीसीज, सबसे बेसिक यूनिट स्पीसीज मिलती जुलती स्पीसीज से फॉर्म हो रहा। अगला नेक्स्ट लेवल जीनस, कैटेगरी जीनस के ऊपर आता हम लोग का फैमिली, मिलती जुलती फैमिली, ऑर्डर, और ऑर्डर से बनते हैं क्लास। तो क्लास मेमेलिया में डिफरेंट ऑर्डर हैं। उन्हीं में से एक ऑर्डर है प्राइमेटा में कौन आ रहे हैं? प्राइमेटा में मंकीज, एप्स और ह्यूमन बीइंग आ रहे हैं। तो बंदर, कपी और ह्यूमन आदि में आतरु चक्र किसको बोल रहे हैं? मंकीज में, एप्स में और ह्यूमंस में। बंदर, कपी और ह्यूमन में होने वाले जनन तंत्र को आतरु चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। ठीक है जी। तो आतरु चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य बोलचाल में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं हम लोग किसको? जनन चक्र को, जो किस में मिल रहा है? मादा प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स कौन? प्राइमेट्स में हमारे बंदर, कपी, ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो उनमें मिलने वाले जनन चक्र को हम लोग मासिक धर्म या आतरु चक्र बोलते हैं। प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म जो सबसे पहला हुआ, सबसे पहले की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है। तो प्यूबर्टी पे यौवनारंभ पे शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन या मीनार्की कहते हैं। तो रजोदर्शन या मीनार्की कई बार पूछा जा चुका है आपसे। प्रथम मासिक धर्म को या प्रथम आतरु चक्र को या इसकी शुरुआत को, जो यौवनावस्था पे शुरुआत हुई, प्रथम रजोधर्म को क्या बोलेंगे? आतरु चक्र को क्या बोलेंगे? उसको रजोदर्शन या मीनार्की कहते हैं। स्त्रियों में यह आतरु चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। तो साइकिल का मतलब यह चक्र में घटित होने वाली घटनाएं, एक निश्चित क्रम में, एक साइक्लिक क्रम में चक्र में घटित होने वाली घटनाओं को हम लोग चक्र कहते हैं। मतलब एक जहाँ से आपने विवरण चालू किया इन घटनाओं का, वापस वहीं पे आ जाएंगे और फिर से वही घटनाक्रम दोहराया जाएगा, चक्र। तो ये चक्र जो है आतरु चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। 28 से 29 दिन में साइकिल अपना पूरा कर लेगा टर्म और फिर नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाएगा। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को हम लोग आतरु चक्र कहा जाता है। एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म किसको बोलते हैं? ये भी आगे अभी जिक्र हम लोग करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो किसको बोलते हैं, रजोधर्म किसको बोलते हैं। एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के जो घटनाएं हो रही हैं, घटना चक्र को हम लोग आतरु चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो लाइनें ये भी इम्पोर्टेंट है। एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच के घटनाक्रम को, घटना चक्र को हम लोग आतरु चक्र कहते हैं। आतरु चक्र प्राय 28 से 29 दिनों के बाद होता है। उसका साइकिल का ड्यूरेशन 28 से 29 दिन है। शुरुआत इसकी हुई है यौवनारंभ पे, और अब पहले आतव चक्र के लिए जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं उसको हम लोग रजोदर्शन मीनार्की कहते हैं। ये 3-4 लाइनें इधर आप अपना छोटा छोटा लिखो नोट्स।
प्रत्येक आंतरचक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। तो ये वाली लाइन जो है, इससे आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो वो मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये लाइन आप समझो क्या कह रहा। प्रत्येक आंतरचक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग किया जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस लाइन से कंफ्यूज हो जाते हो, लगे हाथ इसको यहीं डिस्कस कर ले, वरना ये रायता फैलेगा। इस बात को समझो आप। प्रत्येक आंतरचक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है या अंडोत्सर्ग होता है। देखिए है क्या, 28 से 29 दिन का आपको उन्होंने बता दिया है कि इसका साइकिल का ड्यूरेशन है, इतना टाइम लगेगा। और कह रहा है आधे मध्य के मध्य में, मध्य इसका कर लीजिए तो 14 दिन आता है, 14th डे। तो आप लोग को जो ये आप बच्चे रटते हैं वो ये रटते हैं कि 28 से 29 दिन का है और 14वें दिन ओवर रिलीज हो रहा, अंडर रिलीज हो रहा, साथ में ये लाइन। अब अगर आपको क्वेश्चन आया, सपोज क्वेश्चन आया कि एक महिला जिसका कि मासिक धर्म चक्र आतव चक्र 34 दिन का है, सपोज अ फीमेल शोइंग द menstrual cycle that lasts for 34 days menstrual cycle, then what would be the probable day at which ovulation take place? तो आप क्या बता सकते हैं कि 34 दिन के मासिक धर्म को दिखाने वाली, आतव चक्र को दिखाने वाली महीना में अंडोत्सर्ग अनुमानित किस दिन होगा? तो बच्चा ये इक्वेशन यहीं से लगा देता, आधा दिन, मध्य में लगभग 17 दिन, ठीक है ना। जो यहाँ से इतनी बातों से आपने लब्बो लुआब निकाला, आपने जो इसका मतलब निकाला कि भाई लगभग मध्य में, प्रत्येक आतव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, अंडोत्सर्ग होता है, तो आप बोल दोगे 17 दिन, लेकिन ऐसा है नहीं। इसीलिए मैंने कहा, तो ये लाइन यहाँ क्यों लिखी है कि मध्य में, ये इसने उसके लिए लिखी है, उस साइकिल के लिए जिसकी की अवधि 28 से 29 दिन है। 28 से 29 दिन वाले साइकिल के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसके मध्य में हुआ। लेकिन होता क्या है, या कभी भी आप इसको कैलकुलेट करना हो तो जो भी यहाँ नंबर दे रखा है दिन का XYZ, उसमें आपने 14 लेस कर देना, 14। अगर यहाँ पे 40 दिन दे रखे हैं 14 लेस कर दीजिए, यहाँ पे 50 दिन दे रखे हैं 14 लेस कर दीजिए, यहाँ पे 26 दिन दे रखे हैं 14 लेस कर दीजिए, ना कि आप उसको 2 से डिवाइड करें और तब नंबर निकालें। तो जो भी नंबर आपको दे रखा है उसमें लेस कर दीजिए 14 डे, वो आपका आंसर होगा कि मोस्ट प्रोबेबली अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन किस दिन पे होगा। तो सपोज महिला का आतव चक्र 34 दिन का है, तो उसमें 14 आपने 14 डे लेस किए, 14 नंबर लेस किया, 20 आया, तो 20th डे पे आतव चक्र के ओव्यूलेशन मोस्ट प्रोबेबली होगा। ये है इसका कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है जी। तो प्रत्येक आतव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है, अंडोत्सर्ग होता है। आतव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 3.9 में दिखाया गया, ठीक है। आतव चक्र की शुरुआत आतव प्रवस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। तो आतव चक्र को हम लोग अलग अलग प्रवस्था में बांट सकते हैं, ठीक है। आतव चक्र की शुरुआत आतव प्रवस्था से हुई, चक्र की शुरुआत जबकि रक्तस्राव होने लगता है। ये रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता, ठीक। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण, और ये रक्तस्राव हो कहाँ से रहा, यूटिरस से, गर्भाशय से। गर्भाशय की अंतःस्तर परत, तो आपको याद हो 3 परतें थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम परिधि पे, मायोमेट्रियम बीच में पेशी स्मूथ मसल से बनी पेशी पर परत थी, और एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर परत थी। बाहर वाली थिन मेम्ब्रेनस थी पेरीमेट्रियम, बाहर वाली थिन मेम्ब्रेनस थी। मायोमेट्रियम थिक थी, मस्कुलर थी, और एंडोमेट्रियम आपकी ग्लैंडुलर थी। तो अंतःस्तर एंडोमेट्रियम की परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने के कारण ये रक्तस्राव होता। तो यूटिरस से रक्तस्राव, वो जो रक्तस्राव हुआ 1 से 5 दिन तक, 1 से लगभग 5 दिन, 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन, एक आपने 3 से 5 लिखा रहे बच्चा, 3 से 5 दिन, तो पहले दिन से लेके या तो 3 दिन तक या पहले दिन से लेके 5 दिन, 3 दिन या 5 दिन तक होता है। तो रक्तस्राव की शुरुआत हुई 1 दिन के, या तो 3 दिन ब्लीडिंग होगी या 5 दिन ब्लीडिंग होगी। इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण कर लेता है, तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है, वजाइना से बाहर निकलता है।
रजो धर्म तभी आता है जब मोचित अंडाणु निषेचित ना हुआ हो। ये लाइन लिखिए, अंडरलाइन करिए। रजो धर्म कब आया? जब आया जब मोचित, जो अंडाणु का उसने मोचन किया है, रिलीज किया, मोचन रिलीज, छोड़ा है, मोचित अंडाणु निषेचित नहीं हुआ। रजो धर्म की अनुपस्थिति गर्भाधारण का संकेत हो सकता है, जरूरी नहीं हो। रजो धर्म की अनुपस्थिति गर्भाधारण का संकेत है। यद्यपि इसके अन्य कारण जैसे कि तनाव, टेंशन, निर्बल स्वास्थ्य, लो आपका हेल्थ आदि भी हो सकते हैं। तो तनाव के दिनों में फ्लक्चुएशन हो सकता है, 1-2 दिन, 4 दिन, 5-6 दिन आगे पीछे हो सकता है। अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम है आगे पीछे हो सकता है। आतर प्रवस्था के बाद पुटकी प्रवस्था आती है, तो आतर प्रवस्था, आतर प्रवस्था के बाद पुटकी प्रवस्था, पुटकी प्रावस्था आती है। ठीक है जी। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर की प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है। प्राथमिक पुटक क्या थे भाई? प्राथमिक पुटक हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स कैसे बने? जो प्राइमरी वो साइड था, जब इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल की एक लेयर बन जाती है, उसको हम लोगों ने बोला था प्राइमरी फॉलिकल। याद है क्या? तुम्हें याद है? हाँ जी, प्राथमिक फॉलिकल में वृद्धि हो रही है। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुट्टक में वृद्धि, ग्रोथ कर रहा, और यह एक पूर्ण ग्राफी पुट्टक बन जाता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, द्वितीयक, द्वितीयक से टर्शरी फॉलिकल, तृतीय फॉलिकल जो है उसकी विशेषता क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। और टर्शरी फॉलिकल से बनता है ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये लाइनें याद रख लीजिए। तो यह एक पूर्ण ग्राफी पुट्टक बन जाता है। इसके साथ साथ अंडाशय में पुच्छरोद्भवन, प्रचुर उद्भवन, प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा होता है। थोड़ा सा भटके ना यहाँ पे, चलो भटको नहीं, फिर से समझो। हुआ क्या? रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भाधारण का संकेत है, यद्यपि इसके अन्य कारण हो सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लोज करिए फाइल, अगली फाइल समझिए। आतर अवस्था रही 1 से 5 दिन या 1 से 3 दिन के बाद पुटकी अवस्था आती, फॉलिकुलर फेज आता है। तो आतर अवस्था हमारी मेंस्ट्रुअल फेज जो लास्ट किया 1 से 5 दिन रहा, उसके बाद आया हमारा फॉलिकुलर फेज, पुटकी प्रावस्था। फॉलिकुलर फेज में क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल का डेवलपमेंट, ग्रोथ होगा, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल, एक ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी। इस प्रावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर के प्राथमिक पुटक में वृद्धि, ग्रोथ करेगी, और ये एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाता। तो प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसके साथ साथ तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, फॉलिकल बन रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है ओवेरी में। अब बात समझो थोड़ी सी महीन, कान, मुंह, आँख, नाक, कान, गला, लाल, पीले, नीले, हरे, मेरे लाल, इसको आप समझो अब ध्यान से। तो ओवेरी में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 5 दिन, फॉलिकुलर फेज, पुटकी प्रावस्था 6 से लेके 14वें दिन या 13वें दिन तक, ओवेरी में हो रहे डेवलपमेंट के संदर्भ में फॉलिकुलर फेज है। और यूटीरस में क्या हो रहा है? दोनों अलग अलग हैं, ओवेरी अलग है। तो ओवेरी में जो एक्शन, रिएक्शन, जो प्रतिक्रियाएं जो हो रहा है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो ये हैं, आतर फेज और हमारा पुटकी फेज। इधर यूटीरस में क्या हो रहा है? 1 से 5 दिन तो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, उसके बाद के फेज को हम, दूसरे फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है भाई। यहाँ पे इस स्टेज पे जो ड्रामा खेला जा रहा है, 2 पिक्चर हॉल है, एक पिक्चर हॉल में चल रही शहंशाह, एक पिक्चर हॉल में चल रही बादशाह। ओवेरीज में जो घटनाक्रम हो रहा है उसको हम लोग फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं। वही 6 से 14वें दिन तक, 6 से 14वें दिन तक यूटीरस में क्या हो रहा है? यूटीरस में हम उसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। प्रचुर उद्भवन हो रहा, प्रोलिफरेशन हो रहा। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नंबर में बढ़ना, प्रोलिफरेट करना, नंबर बढ़ना। इसके साथ साथ गर्भाशय में
प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा की। जो एंडोमेट्रियम टूट के निकल गया, जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो गई, विखंडित होकर निकल गया, निकल कहाँ से गया? योनि के रास्ते, गर्भाशय योनि के रास्ते, जिसको आपने बोला रक्तस्राव या आपने बोला मासिक धर्म। अब इसकी फिर से तैयारी करनी है, फिर से तैयारी करनी है किसकी? एंडोमेट्रियल बेड की। हमारे अंतःस्तर के वहाँ पे आपने एक बिस्तरा बिछाना है, उसको आपने प्रोलिफरेट मोटा कर देना है, क्योंकि आपको उम्मीद है कि मेरा पिया घर आया हो राम जी कि यहाँ पे आ रहा है जाइगोट और यहाँ आके उसने धंसना है। तो जैसे आप बाज़ार से बीज खरीद के लाए और उसको अपने फुलवारी में लगाना चाहते हो, तो क्यारी को बढ़िया सी आप उसको कर देते हो, खुरपी से खोद खाद के उसकी तैयारी कर देते हो, बेड बना देते हो, तब बीज बोते हो। तो इसमें क्या होना है, अगर प्रेगनेंसी होनी है, अगर निषेचन हो गया, तो जाइगोट ने आके इस बेड पे धंसना है। इस बेड को हमें फिर से बनाना है जो टूट के निकल गया। हर महीने प्रकृति, नेचर हर महीने इस उम्मीद में गर्भाशय, अंतःस्तर, एंडोमेट्रियम तैयारी करता है कि ऊपर से जाइगोट आएगा और यहाँ पे धंसेगा, एम्बेडेड होगा, इम्प्लांटेशन होगा। नहीं आया, तैयारी बेकार। आपने खाना बना के रखा है कि मेरे मेहमान घर आएंगे खाएंगे, लेकिन किसी को बासी खाना थोड़ी ना खिलाएंगे। मेहमान घर नहीं आया, ये खाना फेंको, फिर से बना के रखो, इस उम्मीद में कि इस बार मेहमान आएगा। तो हर मासिक धर्म में बेड, एंडोमेट्रियल बेड, ये जो बेड बना एंडोमेट्रियम में, अंतःस्तर में, यूटिरस के, गर्भाशय के, वो इस उम्मीद में है कि अगर अंडोत्सर्ग से निकले, अंडे का निषेचन हो गया, तो यहाँ जाइगोट आके धंसेगा और प्रेगनेंसी होगी, गर्भाधान होगा। तो हर बार ये तैयारी करी जाती है। और जब ऊपर से ये इसने बोला ना, देखो कि भाई ये कब होता, मोचित अंडा निषेचित ना हुआ हो तो रजोधर्म तभी आता। रजोधर्म कब आएगा? जब ये बेड टूट के निकल जाएगा। क्यों टूट के निकल जाएगा वो ज्ञान आगे देंगे, अभी यहाँ पे समझो। जब ये टूट के एंडोमेट्रियल बेड निकलता है, इससे पहली लाइनों में यही बोला है ना भाई, ध्यान दो, इससे पहले वाली लाइनों में यही बोला कि ये रक्तस्राव होता क्यों है। ये रक्तस्राव इसलिए होता है कि गर्भाशय से, इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत, एंडोमेट्रियल बेड कह लीजिए, एंडोमेट्रियल लाइनिंग कह लीजिए, एंडोमेट्रियम कह लीजिए, और उसकी रक्तवाहिनाओं, जो उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, जब ये एंडोमेट्रियम टूटेगा, इसकी शेडिंग होगी, टूट के निकलेगा, तो साथ में रक्तवाहिनियाँ भी टूटेंगी, तो रक्त का स्राव होगा। और इन दोनों का, डेड सेल्स और इनका रक्त स्राव, यही सब मिला के एक तरल के रूप में, एक लिक्विड के फॉर्म में निकलता है योनि से, जिसको हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, तो रजोधर्म तभी आता है जब मोचित अंडा निषेचित ना हुआ। अगर मोचित अंडा निषेचित हो गया तो आके वो एंडोमेट्रियम बेड में धंस जाएगा और गर्भाधान हो जाएगा। उस सूरत में इसको मेंटेन रखा जाएगा, तब हम इसको थोड़ी ना हटाएंगे। तब तो हमारा मनोवांछित कार्य सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, प्रेगनेंसी हो गई। तब उसको हार्मोनल इस तरह का बैलेंस बनेगा कि इसकी शेडिंग नहीं होगी, टूट के नहीं निकलेगा, रक्तस्राव नहीं होगा। ठीक, रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भाधारण का संकेत है। यदि इसके अन्य कारण हो सकते हैं, आतर अवस्था के बाद पुटकी अवस्था आती, सब बातें पढ़ चुके हैं, थोड़ा आगे जल्दी चलते हैं। पूर्ण पुटकी में बदल जाता है। इसके साथ साथ गर्भाशय में, अब उसने एक स्टेज पे पिक्चर दिखा दी, कौन सी चल रही है, फॉलिकुलर फेज, पुटकी फेज, कहाँ पे, ओवेरी में। तो साथ में यूटिरस में क्या चल रहा, यूटिरस में चल रहा, इधर चल रहा फॉलिकुलर फेज, इधर चल रहा प्रोलिफरेटिव फेज, प्रचुरोद्भवन प्रोलिफरेशन फेज के द्वारा गर्भाशय अंतःस्तर पुनः स्थापित होता है। तो इसकी ड्यूरेशन 6 से 13वें दिन या 14वें दिन। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित है। अरे बहुत बढ़िया, ये वाली लाइनें देखो आप। ठीक है, कौन सी लाइन है? ये लाइन है, अंडाशय और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय, अंडाशय और गर्भाशय, ओवेरी और यूटिरस के यह परिवर्तन पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित होते हैं। कि ये सब कारण क्यों हो रहा है क्रियाकलाप,
तो मेरे किसी लेक्चर में कई बार मैंने बोलता हूँ कि भाई हम लोगों की बॉडी या प्रकृति में जो भी काम हो रहा किसी कारण हो रहा, देयर इज सम रीज़न बिहाइंड दैट, ईच एंड एवरी एक्शन इज मीनिंगफुल। कोई भी बेमतलब काम नहीं हो रहा। ये हम ही लोग हैं जो इस संसार की और प्रभु की सबसे उन्नत रचना है, लेकिन कई काम ऐसे ही बेफालतू बैठे 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 याद आई आपकी, आ गए, चल दिए, मुँह उठाए कहीं भी, किसी बगैर किसी मतलब के। लेकिन प्रकृति में कोई भी काम के पीछे लॉजिक है। तो अंडाशय, इसका लॉजिक प्रोलिफरेटिव फेज और हमारा फॉलिकुलर फेज किस वजह से हो रहा? अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन की मात्रा के बदलावों में से हो रहा है। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन कौन? FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH। और इधर अंडाशय के हार्मोन कौन? अंडाशय के हार्मोन हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इन हार्मोन के रोल है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसका रोल है। ये पीयूष ग्रंथि के हार्मोन अंडाशय हार्मोन की मात्रा के स्तर में बदलावों से प्रेरित हो रहे हैं। पुट्टक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन LH एवं FSH का श्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। अच्छा, ये ट्रोपिन क्या है भाई? तो ये मेरा, आप वो देखिएगा अपना हार्मोन वाला चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जिस हार्मोन के आखिरी में आकर ट्रोपिन लगा होता है उसका क्या रोल होता है। सस्पेंस क्रिएट हो गया, मत परेशान हो। ट्रोपिन हम लोग उस हार्मोन के एंड में लगाते हैं जिसकी टारगेट सेल्स अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड हो। बाउंस हो गया बेटा, हार्मोन सिक्रीट हुए, हार्मोन का टारगेट क्या होगा? सोमेटिक सेल होंगी। किसी भी कायिक कोशिका को हार्मोन इफेक्ट करेगा, लेकिन जब हार्मोन का टारगेट कि उसका लक्ष्य वो जिस पे जाके हिट करे या जिसको जाके उत्प्रेरित करे वो अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड हो, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, तो इस तरह के हार्मोन के आखिरी में आके ट्रोपिन हम लोग लगाते हैं। गोनेडोट्रोपिन, गोनेड्स कौन? जननांग को इफेक्ट करने वाला हार्मोन। तो LH और FSH किसको हिट कर रहे हैं? किसके टारगेट सेल क्या है LH और FSH के? गोनेड्स, जननांग है, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं। ठीक, तो होता क्या? पुट्टक प्रावस्था के दौरान श्रवण धीरे धीरे बढ़ता है। पुट्टक प्रावस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन का श्रवण धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। FSH LH का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, दोनों का। यह स्राव पुट्टक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुट्टक द्वारा एस्ट्रोजन के श्रावण को प्रेरित करता। तो ये FSH LH का बढ़ना क्या करेगा? ये FSH LH का बढ़ना प्राइमरी फॉलिकल का ग्रोथ और कन्वर्जन, सेकेंडरी मैच्योरेशन, सेकेंडरी का टर्शियरी और ग्रेफिन फॉलिकल में ये करवाएंगे FSH LH। तो यह स्राव पुट्टक परिवर्धन के साथ साथ पुट्टक फॉलिकल्स का चेंजेस और मैच्योरेशन और चेंजेस प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी के साथ साथ वर्धमान पुट्टक द्वारा एस्ट्रोजन के श्रावण को उत्तेजित करता है। और परिवर्धन हुआ और ये जो मैच्योर फॉलिकल्स जो मैच्योर हो रही हैं उनके साथ साथ ईस्ट्रोजन के श्रावण को उद्दीपित कर रहा है। तो FSH और LH क्या कर रहे हैं? FSH और LH बेसिकली कर ये रहे हैं कि प्राइमरी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन और कन्वर्जन ग्रोथ करवा रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और उसके साथ साथ उनका परिवर्धन तो करवा ही रहे हैं, एक से दूसरे में कन्वर्जन परिवर्धन तो करवा ही रहे, साथ के साथ जो पुटिकाएँ प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी में डेवलप हो रही है उनकी वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है। तो FSH LH लेवल बढ़ रहा है, साथ के साथ ईस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ने लगेगा। दोनों ही आंतव चक्र के मध्य में अपनी उच्चतम सीमा को प्राप्त कर लेते हैं। तो LSH और LH दोनों का पीक उच्च लेवल आ जाएगा कब? आंतव चक्र के मध्य में लगभग 14वें दिन। ये सारे जो डाटा दिए गए इस बात को ध्यान में रखते दिए हुए हैं कि एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन बीइंग लेडी में उसके एक स्वस्थ महिला, एक औसत स्वस्थ महिला के हिसाब से ये, जिसमें 28 से 29 दिन का आंतव चक्र मान लिया हमने। जरूरी नहीं ना कि हर महिला 28 है, ऑन एन एवरेज
औसतन महिला में 28 से 29 दिन का आतव चक्र होता है। लेकिन ये फांसी थोड़ी कि 28वें दिन ही लगेगी, फ्लक्चुएशन भी हो सकता है ना, होता है। लेकिन एक औसत महिला में 28 से 29 दिन का आतव चक्र है। तो उसमें औसत महिला में भाई 28 दिन में आप 14 लेस कर दीजिए, जो आपको मैंने तरीका बताया। 28 को 2 से भागित नहीं करिए, 28 माइनस 14 कर दीजिए, तो लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन हो गया। तो लगभग मध्य में अपनी पीक को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? FSH LH। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र श्रवण जब अधिकतम स्तर पे होता है, तो ये बिल्कुल मध्य में जब चक्र आया और एकदम बिल्कुल पीक पे LH एकदम बिल्कुल पहाड़ की चोटी, पीक बिल्कुल उच्च स्तर पे जब अधिकतम स्तर पे होता है, तो इसे LH सर्ज कहा जाता है। इसको सडन शार्प इंक्रीज, सडन शार्प इंक्रीज नोन एज सर्ज, अचानक तीव्र वृद्धि, अचानक तीव्र वृद्धि, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं सर्ज। एकदम से बढ़ गया, शूट अप हो गया एकदम से, तो LH सर्ज हुआ। यह ग्राफी पुट्टक को फटने के लिए प्रेरित करता है। बहुत बढ़िया, इस लाइन को अंडरलाइन करो बच्चे। ग्राफी पुट्टक को फटने के लिए प्रेरित करता है। यही पूछा जाता है आपसे बार बार, हर बार लगातार घुमा के फिरा के। ग्राफी पुट्टक को, ग्राफियन फॉलिकल को, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर कौन उत्प्रेरित करता है? तो यह ग्राफी पुट्टक को फटने के लिए प्रेरित करता है, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर और ग्राफियन फॉलिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एग। ग्राफियन फॉलिकल का फटना मोचन के लिए, अंडे के मोचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। तो जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन हो गया। अंडोत्सर्ग के बाद पीत प्रावस्था आती है, लुटियल फेज। लुटियल फेज, तो लुटियल फेज किस में किधर आई है? लुटियल फेज बेटा इधर आई है, मतलब इस स्टेज पे ड्रामा हो रहा है। किस स्टेज पे? ओवेरी में, क्योंकि कॉर्पस लुटियम बना ओवेरी में। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था मेंस्ट्रुअल फेज, मासिक धर्म 1 से 5 दिन, फिर 6 से 13वें दिन या 14वें दिन हमारा कौन सा फेज रहा था? ओवेरी के संदर्भ में प्रोलिफरेटिव फेज ना, फॉलिकुलर फेज, पुट्टिक अवस्था, फॉलिकुलर फेज रहा था। प्रोलिफरेटिव इधर था। फॉलिकुलर फेज पुटकी प्रावस्था रही थी। तो सबसे पहली प्रावस्था मासिक धर्म प्रावस्था, उसके बाद फॉलिकुलर फेज, पुटकी प्रावस्था। पुटकी प्रावस्था के बाद हमारा आ जाएगा लुटियल फेज, 14 से 28 से 29 दिन तक रहेगा लुटियल फेज। और किसी किसी बुक में ओव्यूलेटरी फेज भी दिया गया है 14वें दिन, जैसे ट्रूमैन बायोलॉजी में दिया गया, जो आपकी बुक में नहीं दिया। नहीं समझ में आई? बाउंस हुई? अरे रुको, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं मासिक धर्म आतव चक्र को। तो आतव चक्र में हम लोग उसको, आतव चक्र को अलग अलग प्रावस्था में बता सकते हैं। तो अगर ओवेरी के संदर्भ में बता रहे हैं हम लोग, तो उसको अलग अलग फेजेस नाम दे सकते हैं। और अगर हम लोग यूटिरस के संबंध में बता रहे हैं, ये अंडाशय और ये आपका गर्भाशय। तो अंडाशय में 1 से 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। उसके बाद 6 से 13वें दिन तक या 14वें दिन तक कौन सा फेज? फॉलिकुलर फेज, पुटकी प्रावस्था। और इसका 6 से 13वें दिन यूटिरस पे, वहाँ पे हो रहा प्रोलिफरेशन, प्रचुरोद्भवन, ठीक। 14वें दिन हो जाएगा ओव्यूलेशन, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये आपकी बुक में नहीं दिया है, बाईपास कर दिया। और 14वें दिन ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर से ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद जो भी उसका बचा, भाई गुब्बारा फटा, ये पुट्टिका फटी, ग्राफियन फॉलिकल उसने अंडा रिलीज कर दिया, मोशन कर दिया, तो जो पीछा बचा कुचा रह गया वो बना देता कॉर्पस लुटियम। तो इसको हम लोग बोलते हैं लुटियल फेज, पीत प्रावस्था, पीत पिंड, कॉर्पस लुटियम बना, और ये प्रावस्था आप कहला रही है लुटियल फेज, पीत प्रावस्था, लुटियल फेज, पीत प्रावस्था, पुटकी प्रावस्था, पीत प्रावस्था, लुटियल फेज 14 से 28 से 29 दिन तक। और इधर क्या है? इधर वो है सिक्रेटरी फेज,
इसके टर्म में। तो यहाँ पे आपका प्रोलिफरेशन, प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफरेशन हुआ था, और अब ये होगा सिक्रीटरी फेज, स्रावित फेज, स्रावित प्रावस्था, सिक्रीटरी फेज या स्रावित प्रावस्था। ठीक है जी, आ गया समझ में। इनके नाम याद रहेंगे आपको, इस तरह से लिख लो आप, उत्की प्रावस्था, ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग फेज, और पीत प्रावस्था, लुटियल फेज, ये आपके ओवेरी के संदर्भ में। और यूटिरस के संदर्भ में प्रचुरोद्भवन, प्रोलिफरेटिव फेज, फिर हमारा सिक्रीटरी फेज, स्रावित, सिक्रीटरी फेज, स्रावित प्रावस्था। ओके, चलिए आइए फिर से हम लोग इधर आए। LH तथा FH दोनों ही आंतरों के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र श्रावण जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसे LH सर्ज बोलते हैं। यह ग्राफी पुट्टक को फटने के लिए प्रेरित करता है। ओके, जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है तथा अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन हो गया। अंडोत्सर्ग के बाद पीत प्रावस्था, लुटियल फेज होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुट्टक का, ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ भाग, शेष बचा हुआ भाग, पीत पिंड, कॉर्पस लुटियम, पीत पिंड, पीत का मतलब होता है पीला, पिंड, पिंड का मतलब काया, कोई बॉडी, कॉर्पस लुटियम का रूप धारण कर लेता है। यह पीत पिंड काफ़ी मात्रा में, भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह पीत पिंड, ये जो कॉर्पस लुटियम बना, ये जो कॉर्पस लुटियम बना, यह पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसको जिम्मेदारी गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए, एंडोमेट्रियल बेड को सस्टेन, बनाए रखने के लिए, रोक के रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतारोपण तथा संगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। देखिए, जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी, ये जो बेड बना, ये जो आपने मिट्टी गोड़ के आपने तैयारी कर ली कि बेटा ऊपर से बीज आएगा, गिरेगा, उसमें स्थापित हो जाएगा और वहाँ बढ़िया सा एक फल निकल आएगा, पौधा निकल आएगा। तो गर्भाशय का ये जो बेड बना है, एंडोमेट्रियल बेड, एंडोमेट्रियल अंतः स्तर, ये निषेचित अंडाणु फर्टिलाइज्ड एग के अंतारोपण, इम्प्लांटेशन के लिए तथा प्रेगनेंसी, संगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। तो आपसे पूछा जाता है, विच आउट ऑफ अंडर रिटर्न विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल बेड, गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। ध्यान से सुनो, सुन लो लगा के ध्यान। गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, आवश्यक है। आपका जवाब क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और अगर ये पूछा जाए कि इसको बनाने में रोल किसका है, ये बना रखने के बाद, बनाया नहीं है, बनाया प्रोजेस्टेरॉन ने नहीं है, हमने घर बनाया और अपने बच्चे को जिम्मेदारी दे दी, लो बेटा तुम घर संभालो। बनाया किसने? हमने। संभाला किसने? बच्चे ने। वही चीज़ बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन और बनाने के लिए ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। ईस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ा था प्रचुरोद्भवन में, तब प्रोलिफरेशन हुआ था। तो ईस्ट्रोजन की वजह से ये एंडोमेट्रियल बेड फिर से प्रोलिफरेट हो गया, उद्भवन हो गया, उसका प्रचुर मात्रा में हुआ, प्रचुरोद्भवन हो गया। और उसको मेंटेन कौन कर रहा? प्रोजेस्टेरॉन। संगर्भता के दौरान आंतवचक की सभी घटनाएं बंद हो जाती, और अगर ऊपर से निषेचित अंडाणु आ गया और उस पर आके धंस गया, प्रेगनेंसी हो गई, तो ये आंतव चक्र की सारी घटनाएं स्टैंड स्टिल, रोक दो भाई। क्योंकि आप चले आ रहे हो कानपुर से दिल्ली, गाजियाबाद पहुँचे, एक रोड जा रही है दिल्ली और एक रोड जा रही है, समझ लो आप, हाथरस, कहीं भी दूसरी, तो बाइफर्केशन है।
अगर तो आप इस वाले चक्र में हो, मासिक धर्म चक्र में चल रहा, और अगर प्रेगनेंसी की टाइप चले गए, प्रेगनेंसी हो गई, तो ये सारी घटनाएं इधर वाली स्टैंड स्टिल, रुक जाओ भाई, अब हम 9 महीने बिजी हैं, अब हमने दूसरा एक बीड़ा उठा लिया कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा करना। अब हम इस चक्र से बाहर निकल आए, तब घटनाएं ये रुक जाएंगी। इसीलिए वहाँ बोला गया था पहले कि आतव चक्र की होने का मतलब क्या है। आतव चक्र होने का एक इंडिकेशन ये मतलब है कि अंडाणु जो मोचित हुआ था उसका निषेचन नहीं हुआ। अगर अंडाणु ही निषेचित नहीं हुआ, ना नौमन तेल होगा, ना दिए जलेंगे। तो अगर ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर अंडा ही निषेचित नहीं हुआ तो गर्भाशय में ये गर्भाधान कैसे होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तब आपका इधर ये चलता रहेगा चक्र, बार बार, हर बार, लगातार, हर महीने, इस उम्मीद में कि इस बार शायद सक्सेस मिल जाए। हम लोग का काम क्या है, प्रकृति में जो भी जीव आया है उसको 2 ही काम दे के भेजा गया। ये तो हम लोगों ने बुद्धि लगाई कि हमें कुछ और करना है। कोई भी जीव है उसके 2 ही लक्ष्य हैं, खूब खाओ और खूब बजाओ। अरे खूब खाओ और खूब मतलब खूब खाओ, मौज करो और खूब बच्चे पैदा करो, प्रजनन करो। हर जीव की यही कहानी है। लेकिन हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, तो हम लोगों ने कुछ और भी करना चालू कर दिया। बाकी हर जीव को जो इस धरती पे आया है उसको 2 ही लक्ष्य हैं, खूब खाओ और खूब बच्चे पैदा करो। तो हर महीने प्रकृति उससे उम्मीद रख रही है कि वो बच्चा पैदा करेगा, लेकिन नहीं हुआ, फिर से चक्र, 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 फिर से ये कहानी चलती रहेगी जब तक कि प्रेगनेंसी ना हो। प्रेगनेंसी हो गई, चक्र से बाहर निकल गए, 9 महीने के लिए चक्र से फुर्सत पा गए, जिसके कारण अंडा मोचित होता है, अंडा उत्सर्ग होता। हो गई बात। यहाँ पे पीत पिंड बन गया, पीत पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन, सारी बातें हम लोग कर चुके। इस प्रकार गर्भाशय अंतःस्तर निषेचित अंडों के अंडाणु के अंतारोपण तथा संगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। हो गई बात यहाँ तक। संगर्भता के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आतव चक्र की सब घटनाएं बंद हो जाती हैं, बंद हो गई। इसीलिए इस समय रजोधर्म नहीं होता, तो प्रेगनेंसी में रजोधर्म नहीं होगा। जब निषेचन नहीं होता तो पीठ पिंड में ह्रास होता है तथा ये अंतःस्तर का विखंडन करता। अब मानिए निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा तो पीत पिंड में ह्रास होता है। तो ये हमारा कॉर्पस लुटियम जो है ये क्षय हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है, मर जाता है कहो। तो ये अपना निकल लिया, पीत पिंड में ह्रास हो गया। पीत पिंड में ह्रास हो गया तो कॉर्पस लुटियम कर क्या रहा था, कॉर्पस लुटियम सिक्रेट कर रहा था प्रोजेस्टेरॉन। लॉजिक समझो, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिप किया, और प्रोजेस्टेरॉन ही जिंदा रहने के लिए, तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी, तो प्रोजेस्टेरॉन ही जिंदा रहने के लिए एंडोमेट्रियल बेड को सस्टेन रखे। तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरते ही एंडोमेट्रियल बेड टूट जाएगा, शेडिंग हो जाएगी, जिसको हम लोग मासिक धर्म बोलते हैं। जब निषेचन नहीं होता तो पेट पिंड में ह्रास होता है, ये अंतःस्तर का विखंडन करता है, जिससे कि फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है। तो एंडोमेट्रियल बेड विखंडित हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, ब्लड वेसल्स टूट फूट जाएंगी, और लिक्विड जो डेड सेल्स, ब्लड लिक्विड जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स का सिक्रेशन, वो सारा मिलके क्या बना देगा, एक लिक्विड जिसका फ्लो हो रहा है। उसी फ्लो को हम लोग माहवारी बोलते हैं। स्त्री में या तो चक्र 50 साल की आयु के बाद लगभग बंद हो जाते हैं ऑन एन एवरेज। लेडीज़ में चक्र जो है मतलब गैमीट बनना बंद हो गया, गैमीट बनना बंद हो गया तो खतरा क्यों करें, हम इतनी सब तैयारी क्यों करें। ये आतव चक्र 50 की आयु के बाद बंद हो जाते हैं। इस स्थिति को रजो निवृत्ति, मीनोपॉज, पॉज का मतलब कोई चीज़ आके रुक जाए, स्टैंड स्टिल हो जाए। रजो निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब भी वही कि अब आप उससे निजात पा गए, तो रजो निवृत्ति हो गई। इस प्रकार रजो दर्शन से रजो निवृत्ति की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन। इस प्रकार रजो दर्शन से लेकर, रजो दर्शन मीनार की जो पहला था, से लेकर रजो निवृत्ति
मीनोपॉज की अवस्था में चक्रीय रजोधर्म सामान्य जनन अवधि का सूचक है। तो सामान्यता, ये समान, ये सारी मतलब एक कॉमन कह लीजिए, एक नॉर्मल, सामान्य नॉर्मल प्रक्रिया है जो हो रही है किसमें, फीमेल प्राइमेट्स में। नॉर्मल प्रक्रिया है कि हर महीने रजोधर्म होगा, 28 से 29 दिन में साइकिल पूरा, फिर नेक्स्ट साइकिल, फिर नेक्स्ट साइकिल, फिर नेक्स्ट साइकिल, फिर नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि हर महीने प्रकृति, नेचर आपसे उम्मीद लगा रही है कि इस ओवर में तो आप विकेट ले लोगे, इस ओवर में तो आप विकेट ले लोगे, कि इस बार जो अंडा निकला है वो निकला किस लिए है, अरे खूब खाओ, खूब बच्चे पैदा करोगे, ये बच्चा पैदा करेगी या करेगी, मतलब भाई लेडी है, करेगी करेगी करेगी, फेलियर, चलो अगले महीने फिर तैयारी, अगले महीने फिर तैयारी, अगले महीने फिर तैयारी, अगले महीने फिर तैयारी। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो फीमेल प्राइमेट्स में हो रहा है। अब सारी बातों का लब्बो लू, आप 2-4 बातें और समझ लीजिए। रजोधर्म, ये जो हमारा आत्म चक्र है, इसको आपने बांटा है फेजेस में अलग अलग, अकॉर्डिंग टू द जो एक्शन उसमें हो रहे हैं। तो ओवेरी में जो हो रहे हैं उसके हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और जो आपके यूटिरस में हो रहे हैं उस हिसाब से आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। पहले 5 दिन में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। छठे से 13वें दिन में ओवेरीज में फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है, फॉलिकुलर फेज कहलाता है, पुटकी प्रावस्था कहलाती है। और इधर होता है प्रचुरोद्भवन, प्रचुरोद्भवन, इधर हो रहा है फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, और इधर हो रहा है प्रोलिफरेशन एंडोमेट्रियल बेड का। 14वें दिन लुटियल फेज, 14वें दिन ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन, ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग, जो आपकी बुक में नहीं दिया। तो 15वें से 28वें दिन तक या 29वें दिन तक ये है हमारा, यहाँ पे 15वें से 28वें दिन तक इधर जो हो रहा उसको बोल रहे हैं लुटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस लुटियम कहाँ है, ओवेरी में। रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल वो ओवेरी में ही है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं लुटियल फेज या पीत प्रावस्था। और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी, श्रावित या श्रावण प्रावस्था। सिक्रेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम में ग्लैंडुलर है, ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स का सिक्रीशन मैनीफोल्ड्स बढ़ जाता है, इसलिए इसको श्रावित अवस्था या श्रावण प्रावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रावस्थाएं हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर है फॉलिकुलर फेज, और फिर है लुटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज। प्रोलिफरेशन के लिए बातें समझो आप, प्रोलिफरेशन के लिए जिम्मेदार कौन, प्रोलिफरेशन के लिए जिम्मेदार ईस्ट्रोजन, इस हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन या राइजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन, पुत्रोद्भवन। और इसको मेंटेनेंस के लिए कौन जिम्मेदार, मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, फिर आपसे पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर किसकी वजह से हुआ, व्हाट कॉजेज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, या व्हाट कॉजेज द ओव्यूलेशन, हाई लेवल ऑफ LH, that is LS surge, sudden sharp increase, LS surge which occurs, जो होता है अराउंड मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14वें दिन। LS सर्ज, क्योंकि ये सारी बातें आपको उस लेडी के लिए बताई गई जिसमें 28 से 29 दिन का है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो LS सर्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, जो बचा कुचा उसका बचा अवशेष, भगना अवशेष, रेमनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल क्या बना रहे हैं, रेमनेंट ऑफ कॉर्पस लुटियम। इसको कॉर्पस लुटियम क्यों बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम का मतलब है येलोइश बॉडी, पीली रचना, तो दिखने में ये येलोइश कलर का है, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉर्पस लुटियम। इसका अस्तित्व कब आया, रप्चर के बाद, रप्चर के बाद मतलब 14 और 15 डे। तो इसका जन्म किस दिन हुआ, 14वें या 15वें दिन, और ये कितने दिनों तक जिंदा रहा, लगभग 12 दिन तक। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, इसको समझो। तो 14वें दिन ये अस्तित्व में आया, 26वें दिन ये मर गया, लगभग 12 दिन में मर जाता अगर निषेचन ना हुआ। अगर तो निषेचन हो गया तो ये जिंदा रहेगा,
तब ये करीब 8 हफ्ते तक जिंदा रखा जाता, 8वें से 10वें हफ्ते तक। लेकिन अगर निषेचन नहीं हुआ, ऊपर से जाइगोट नहीं आया, निषेचन नहीं हुआ, तो ये 12 दिन जिंदा रह के ख़त्म, इसका क्षय हो जाता। क्षय हो जाता तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिर जाएगा, और प्रोजेस्टेरॉन लेवल जैसे ही गिरा तो प्रोजेस्टेरॉन डिप करते ही क्या होगा, एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाएगी, मासिक धर्म हो जाएगा। ठीक है ना, बातों का लॉजिक समझो कि भैया ये कॉर्पस लुटियम जो बना था वो सिक्रेट क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को क्या जिम्मेदारी दी कि भैया ये हमने इमारत बना दी बढ़िया फर्स्ट क्लास, इसको आप मेंटेन करो। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन कर रहा था। तो प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही कॉर्पस लुटियम क्षय हुआ, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिप किया, गिरा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल एक सपोर्ट सिस्टम है जो एंडोमेट्रियम बेड को रोके। प्रोजेस्टेरॉन लेवल घटते ही एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाएगी, क्षय हो जाएगा, हमारा मासिक धर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऊपर निषेचन हो गया तो क्या होगा, निषेचन हो जाएगा तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट को हम लोग आगे देखेंगे, बाहर की जो सेल्स है ट्रोफोब्लास्ट होती हैं, ये सेल सिक्रेट करने लगती हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसका ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जिसका रोल क्या है, जिसका रोल है LH हार्मोन की तरह, लुटिनाइजिंग हार्मोन की तरह। लुटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस लुटियम को जिंदा बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लुटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस लुटियम को जिंदा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के एंड में 28वें 29वें दिन ये जाके क्यों मर गया, 26वें दिन ये मर इसलिए गया क्योंकि LH लेवल गिर जाता है। बात समझो, अब आप लॉजिक वाली बात समझो, या नहीं समझाई गई है। 26वें या 7 ये 12 दिन में क्यों मर गया, क्योंकि LH लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में कम हो जाता। अभी आपने पढ़ा था कि भाई प्रोलिफरेटिव फेज में या 6 से 13वें दिन तक FSH-LH बढ़ता चला जाता, उसके बाद उसका FSH-LH का क्या हुआ, तो एंड में आके मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में FSH-LH लेवल डिप करते हैं। LH लेवल डिप किया, कॉर्पस लुटियम मरा, कॉर्पस लुटियम मरा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल गिरा, एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो गई, रक्तस्राव हो गया, मासिक धर्म हो गया। अब ये इसने तो गिरना ही गिरना है, लेकिन इसका रूप बदल के कोई और आ जाए जो कहे चलो अच्छा लुटिनाइजिंग हार्मोन हटा, विराट कोहली हटा, KL राहुल कैप्टन बन जा रहा भाई, LH हटा, HCG आए जा रहा। अगर निषेचन हो गया, HCG की जो एक्टिविटी, काम करने का तरीका वो इससे मिलता है, तो HCG इसको जिलाए रखेगा, जिंदा रखेगा कॉर्पस लुटियम को। कॉर्पस लुटियम जिंदा रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई रहेगा तो एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं होगी। HCG रिलीज कौन कर रहा है, जाइगोट। जाइगोट में जब हमारे डिवीजन हुए, क्लीवेज हुए, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना, एम्ब्रायो बना, तो एम्ब्रायो की बाहरी लेयर ट्रोफोब्लास्ट, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रोफोब्लास्ट रिलीज करता है HCG। ठीक, आ गई कहानी समझ में, फिर तेरी कहानी याद आई, आ गई ना। चलिए आगे, आगे नहीं पीछे, इस वाले आप इस पे चलिए, ये इसको समझिए आप। अब ये आपकी बुक का जो डायग्राम, तो अपनी NCERT गागर में सागर है, बहुत कम बोलती है और बहुत ज़्यादा बताती है। इसने एक ही डायग्राम में एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है उसको दिखाया है, एंडोमेट्रियम में हो रहे, यूटिरस में हो रहे चेंजेस दिखाए हैं, ओवेरी में हो रहे चेंजेस दिखाए हैं, और हार्मोन के लेवल में हो रहे चेंजेस दिखाए हैं। तो एंडोमेट्रियम बेड की शेडिंग देखिए, प्रोलिप बेड बना दिया गया, एक मोटा बिछौना बिछाया गया, वो टूट के निकला, तो पहले 5 दिन ये ब्लीडिंग दिखा दी, उसके बाद इसका स्तर एंडोमेट्रियम बेड की शेडिंग हो गई, वो ये पहले बिछौना मोटा था, पतला हो गया। अब धीरे धीरे पुटकी प्रावस्था, देखिए पुटकी प्रावस्था कहाँ हो रही है, ओवेरीज में, और पचरोद भवन कहाँ हो रहा, यूटिरस में। तो ये धीरे धीरे प्रोलिफरेट हो रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन लेवल उधर बढ़ रहा है। ईस्ट्रोजन लेवल क्यों बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि ये प्राथमिक जो फॉलिकल थी वो सेकेंडरी, उसका परिवर्धन हो रहा है, और टर्शरी में और मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन रही है। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से इधर प्रोलिफरेशन,
उधर वो कहानी चल रही है यूटेरस में, समानांतर कहानी चल रही है यूटेरस में। 14वें दिन तक आते आते काफ़ी हद तक एंडोमेट्रियम बेड का रीजनरेशन पुनः बन चुका है। 14वें दिन फटा क्यों? क्योंकि LH बढ़ा, LH में सडन शार्प इंक्रीज हुई, LH और FSH। आखिरी में आके LH FSH निचले लेवल पे हैं, जहाँ से चले यहाँ पे पहले दिन ये निचले लेवल पे, अब इनमें उठान आया, FSH LH दोनों बढ़े। 14वें दिन एकदम से उसमें सडन शार्प इंक्रीज हुआ, सडन शार्प इंक्रीज से गुब्बारा फटा, उसने रिलीज़ कर दिया अंडा, जो बच्चा उसने बना दिया लुटियल, कॉर्पस लुटियम, पीले रंग की बॉडी। उसने सिक्रेट किया प्रोजेस्टेरॉन, जो इसको मेंटेन रखेगा। इस उम्मीद में मेरा पिया घर आया कि ऊपर से आ ही रहा बस और इसमें आके धस रहा। मेंटेन रखेगा। कब तक मेंटेन रखेगा? 26वें 27वें दिन तक। फिर LH लेवल डिप किया, LH लेवल ये देखिए जाके ये डिप किया। LH लेवल का डिप करना कॉर्पस लुटियम के लिए हानिकारक है, कॉर्पस लुटियम बचेगा नहीं। कॉर्पस लुटियम के मरते ही ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी डिप किया, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिप किया, इसकी शेडिंग हो गई, मासिक धर्म हो गया। और अगर निषेचन हो जाता तो क्या होता? तो लुटियल फेज तो LH ने तो इसने तो स्विच ऑफ होना ही होना था, तब भी 8 ने डाउन होना था, लेकिन तब इसकी जगह कौन ले लेता? SCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो रिलीज कौन कर रहा? डेवलपिंग एम्ब्रायो और प्लासेंटा। SCG क्या करता है? SCG की एक्टिविटी LH के समान है, ये कॉर्पस लुटियम को जिंदा रखेगी। कॉर्पस लुटियम जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये जो डिप कर गया ये हाई बना रहेगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई बना रहेगा तो ये एंड्रोमेट्रियल बेड की शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि अब उसमें आके धस चुका है क्या? बीज। प्रेगनेंसी की तरफ हम चल दिए, हम इस साइकिल से बाहर आ गए। ठीक है, तो ये जो आपको डायग्राम बनाया गया है ये एट अ टाइम 4-6 जगह को डिस्क्राइब कर रहा है। ये डायग्राम गागर में सागर है, इसका महत्व समझ लीजिए। जो मोटा माटी बातें ये हैं कि फॉलिकुलर फेज के दौरान FSH LH का सिक्रीशन बढ़ता चला जाता है। एट द एंड ऑफ द साइकिल LH डाउन हो जाता है और FSH भी डाउन हो जाता है, LH डाउन होता है। LH डाउन होने से कॉर्पस लुटियम मर गया। कॉर्पस लुटियम अस्तित्व में कब आया? 14वें दिन आफ्टर द रप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, और नियर अबाउट 12 दिन इसकी नियमित समयावधि है कि ये 12 दिन तक 26वें दिन तक लगभग जिंदा रहेगा। 26वें दिन से इसका ह्रास क्षय होना चालू होगा। इसके क्षय होने से प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिप कर जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन लेवल के डिप करने से एंडोमेट्रियल बेड की शेडिंग हो जाएगी और आतव चक्र आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट साइकिल में आइए, अब फिर से FSH LH धीरे धीरे बढ़ेंगे। FSH LH के बढ़ने से ये हमारी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट परिवर्धन होने लगेगा प्राइमरी से टर्शरी की तरफ। फॉलिकल डेवलपिंग फॉलिकल विल स्टार्ट सिक्रेटिंग हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ेगा। ओके, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से यहाँ प्रोलिफरेशन हो गया। ओके, फिर से वही चक्र, फिर से वही कहानी, पूरा कंप्लीट। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन लगाएं हम लोग अब इससे रिलेटेड। आतव चक्र, टन टना टन। टॉपिक 4, मादा प्राइमेट में जैसे कि बंदर, वानर और मनुष्य में प्रजनन चक्र को क्या कहा जाता है? कहा जाता है आतव चक्र। यौवन आने पर शुरू होने वाला पहला आतव चक्र को क्या बुलाते हैं? पहले आतव चक्र हम लोग रजोदर्शन या मीनार्की बुलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पहला आतव चक्र रजोदर्शन, और 50 साल के बाद जब बंद हो जाता तो रजो निवृत्ति मीनोपॉज, मीनार्के मीनोपॉज, हिंदी में बोलें तो रजोदर्शन और रजो निवृत्ति। आतव चक्र में रक्त का स्राव का चरण कब से कब तक रहता है? तो 3 से 5 दिन रहता है। रक्त स्राव का चरण मासिक धर्म के चरण से शुरू होता है, मासिक धर्म प्रवाह होता है, 3 से 5 दिन तक रहता है। पेज नंबर 50 आपके NCERT में लिखा है। आतव चक्र के पुटकी प्रावस्था के दौरान क्या होता है? पुटकी प्रावस्था फॉलिकुलर फेज, तो ये कब से कब तक? ये आपके 6 से 13वें दिन तक। क्या हो रहा है? एंडोमेट्रियम का प्रसार होता, एंडोमेट्रियम का प्रसार, एंडोमेट्रियम को रक्त की आपूर्ति में कमी नहीं, एंडोमेट्रियम का प्रतिगमन, टूटना नहीं, एंडोमेट्रियम पर कोई प्रभाव नहीं, एंडोमेट्रियम का प्रसार होता है। अंडाशय में
प्राथमिक पुट्टक पूरी तरह से विकसित होते हैं, साथ ही साथ गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में प्रसार होता है, प्रचुरोद भवन होता है। समझाया गया अभी आपको, अभी तो समझाया, पेज नंबर 50 पे आपके एनसीईआरटी पे दिया है। आगे चलता हूँ। गलत कथन का चयन करें। एलएसएच एफएसएच अंडाशय में ओव्यूलेशन ट्रिगर करते हैं। तो ओव्यूलेशन ट्रिगर उसको किसने किया? ओव्यूलेशन का कारण कौन बना? एलएस सर्ज। तो एलएस सर्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कह रहा कौन है? ओव्यूलेशन के लिए एलएस सर्ज है और ईस्ट्रोजन का बढ़ना, ठीक बात है। एलएस और एफएसएच पुट्टक चरण के दौरान, फॉलिकुलर फेज के दौरान धीरे धीरे कम होते। कम नहीं होते बेटा, बढ़ते हैं। कम तो आखिरी में जाके होंगे। ये बस यही गलत चयन क्या है, यही। देखिए फिर से थोड़ा सा ध्यान दो, आँख कान नाक कान गला सुन के। नीट में गए आप, आपने गलत चयन का प्रयोग करें। आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अब आपने ये पढ़ा एलएसएच और एफएसएच ओव्यूलेशन ट्रिगर करते हैं, ठीक है, उसमें कोई इफ एंड बट थोड़ी है आपने कि ये तो गलत कथन नहीं है। अब आपने पढ़ा अगली लाइन, एलएसएच एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच पुट्टक चरण के दौरान, फॉलिकुलर फेज के दौरान धीरे धीरे कम होते हैं। अभी आपको मैंने ज्ञान दिया कि भैया ये बढ़ते हैं। अब आप अगर अपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं और आपने वो डायग्राम, कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम को आपके दिमाग में देखिए, बढ़ रहा है फॉलिकुलर फेज में, ये धीरे धीरे बढ़ता है। और आपकी बुक में भी लाइन दे रखी है कि पुट्टक अवस्था के दौरान इनका बढ़ना होता है, एफएसएच एफएच में वृद्धि होती है। कहाँ पे है दिखाता हूँ अभी। पुट्टक प्रवस्था आती है, इस प्रवस्था के दौरान प्राथमिक पुट्टक में वृद्धि सभी प्रकार के बन जाता है। प्रकार गर्भाशय पुत्रोद्भवन की पुनः अंडाशय के परिवर्तन ग्रंथि बदलाव पुट्टक प्रवस्था। हाँ देखिए, देखी हुई है, पुट्टक प्रवस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन का श्रवण धीरे धीरे बढ़ता है, लिखा है। एफएसएच का श्रवण बढ़ता है पुट्टक प्रवस्था के दौरान, ठीक। अगर आपने ध्यान से पढ़ा और वहाँ पे क्वेश्चन आया और आपने इस वाली लाइन से एलएसएच एफएसएच पुट्टक प्रवस्था के दौरान धीरे धीरे कम होते हैं, गलत चयन का प्रयोग ये वाला, और इसके बाद भी अगर आप तीसरा और चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हो तो नीट में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो बात मैं कह, अपना समय, टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे में आपने 180 क्वेश्चन करने हैं। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी हैं जो आपसे 2 से 2.5 मिनट ले सकते हैं। तो बायोलॉजी के लिए क्वेश्चन के लिए आपके पास कितना समय है? नियर अबाउट 30 सेकेंड्स। ऑन एन एवरेज आप 30 सेकेंड्स में क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में कर लेने हैं। तब आपके पास 2 घंटा 15 मिनट बचेंगे कि आप 90 क्वेश्चन अपने कर पाए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो आपसे लगभग 2 से 2.5 मिनट लेते हैं। एलएसएच और एफएसएच पुट्टक चरण के दौरान धीरे धीरे कम होते हैं, बिल्कुल साफ साफ आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि बढ़ते हैं। तो आपके मन में कोई अपने प्रति डाउट, अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपने कॉन्सेप्ट के लिए और अपने कहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल के लिए कोई नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत है ना, तो हम अगले 2 क्यों पढ़ें? एक ही तो गलत होगा, गलत चयन हमें यहाँ 2 मिल गए, तो इसका समय बचाओ, आप इन दोनों को बाईपास करो, इनको मत पढ़ो। ये आपको एक सजेशन है, तरीका है आपको नीट को क्रैक कैसे करना है। तो मैंने आपको बोला ही था कि भाई आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सारी बातें एक ही लेक्चर में मैं पूरा ज्ञान नहीं दे सकता। आप मेरे पे विश्वास बनाए रखिए, मेरे साथ जुड़े रखिए। तो ये समय के साथ कि आपको हुक शॉट खेलनी है तो आपको बाउंसर भी तो मिले, तब तो आप हुक शॉट खेलोगे। तो जब कोई उस तरह का संदर्भ आएगा तब हम उसको आपको बताएंगे कि भाई इस तरह से करना। जैसे टेबल टैली वाला कोई, अगर हम लोग जैसे डिस्कशन करते हैं, टेबल टैली वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें टेबल टैली में आप कैसे समय बचा सकते हैं उसको बताया जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे आपको तमाम बातों का समय समय पे ज्ञान मिलता रहेगा। ठीक है जी। तो गलत चयन का प्रयोग करें, इसको चुनें, आगे के समय बचाएं, इनको पढ़ने से बचें। ओव्यूलेशन में एलएच का तेजी से स्राव किसका कारण बनता है? तो ओव्यूलेशन में एलएच सर्ज किसका कारण बनता है? एलएच सर्ज कारण बनेगा ग्रेफिन फॉलिकल के रप्चर का, ओवा के मोचन का, ओव्यूलेशन का, सभी का कारण बन जाएगा। स्वस्थ महिला में आतव चक्र में ओव्यूलेशन कब होता है? 14वें दिन पे होता है स्वस्थ महिला में, ऑन एन एवरेज। अभी हम लोगों ने बात करी 14वें दिन आतव चक्र होता है।
फुटकी प्रावस्था के दौरान गर्भाशय की दीवार में कुछ परिवर्तन होते हैं। फुटकी प्रावस्था हो रही है और गर्भाशय में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की बेड को पुनः बनाया जाता है। एंडोमेट्रियम बेड का, एंडोमेट्रियम रक्तवाहिकाएं लंबी और कुंडलित हो जाएंगी, एंडोमेट्रियम बेड का प्रचार प्रसार होगा। आतव चक्र किसकी कमी के कारण होता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी कमी के कारण होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिप करता है। निषेचन की अनुपस्थिति में कॉर्पस लुटियम का क्षय या प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में गिरावट का कारण एंडोमेट्रियम का विघटन मासिक धर्म की ओर जाता है तथा एक नया चक्र चिन्हित करता है। पृष्ठ नंबर 51 पे दिया हुआ है कि आतव चक्र किसकी वजह से, ड्यू टू लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। आतव चक्र की शुरुआत से अंत तक हार्मोन के स्राव का सही क्रम। तो आतव चक्र की शुरुआत में LSH FSH का लेवल बढ़ेगा। LSH FSH का लेवल बढ़ने से प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल्स में और ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्जन बढ़ेगा। तो पहले LSH FSH बढ़ा, फिर ईस्ट्रोजन बढ़ा और फाइनली 14वें दिन जब ओव्यूलेशन हुआ तब प्रोजेस्टेरॉन। तो LSH FSH फिर ईस्ट्रोजन और फिर प्रोजेस्टेरॉन। LSH FSH फिर प्रोजेस्टेरॉन नहीं, FSH ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। हाँ, ये वाला चुन लीजिए, FSH और LH दोनों, फिर ईस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये वाला हमारा क्रम हो जाएगा। इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है, प्रोलिफरेटिव फेज, मायोमेट्रियम का तेजी से पुनर्जनन। अब आप फिर से समझो भैया, प्रोलिफरेटिव फेज में सही मेल नहीं है। मायोमेट्रियम का पुनर्जनन हुआ था, मायोमेट्रियम का प्रचुरोद्भवन नहीं हुआ, एंडोमेट्रियम का हुआ है। बस यही गलत है, आगे के पढ़ो ही मत। मासिक धर्म एंडोमेट्रियम टूटना सही है। ओव्यूलेशन LSH FSH पीक पर जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल टूटता है LHH बढ़ने के कारण, वो ठीक है। स्रावी चरण सिक्रेटरी फेज, कॉर्पस लुटियम का विकास और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ स्राव। स्रावी फेज कब से कब तक, हमारा 15 से 28। तो उसमें कॉर्पस लुटियम, उधर लुटियल फेज हो रहा है ना, और इधर एंडोमेट्रियम में क्या हो रहा है, स्रावी चरण। कॉर्पस लुटियम का विकास हो गया साथ के साथ और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा, ये भी ठीक है। गलत क्या है, यही वाला हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत कथन है, इसको आप चुन लीजिए। 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म का बंद होना क्या कहलाता है। 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म का बंद होना कहलाता है रजोनिवृत्ति। यदि मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं हो रहा तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित मूल कारण है। रक्त प्रवाह में सेक्स हार्मोन की उच्च सांद्रता बनाए रखना, अच्छी तरह से विकसित कार्पस लुटियम की अवधारणा, अंडाणु का निषेचन। उपरोक्त सभी कारण हो सकते हैं। अंडाणु का निषेचन बंद हो जाएगा, रक्त प्रवाह सेक्स हार्मोन की उच्च सांद्रता, अच्छी तरह से विकसित कार्पस लुटियम की अवधारणा। कॉर्पस लुटियम अगर बना हुआ है, कॉर्पस लुटियम तभी बनेगा जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, वो तभी सस्टेन करेगा। उपरोक्त सभी। यदि स्तनधारी डिंब निषेचित होने में विफल हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सा इस चक्र में असंभव है। ये वाली लाइन पे आओ, ये वाली इंपॉर्टेंट है, चलो इसको देखो। यदि स्तनधारी डिंब, भाई अगर ये निषेचन नहीं हुआ तो कौन सा इस चक्र में असंभव है। एस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव तेजी से घटता है, कॉर्पस लुटियम बिगड़ जाएगा, प्राथमिक कूप विकसित होने लगता है। तो ईस्ट्रोजन का स्राव और कम हो जाता है, इस चक्र में असंभव है। ईस्ट्रोजन का स्राव कम नहीं होगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन तो घटेगा, ठीक है, कॉर्पस लुटियम बिखर जाएगा, ठीक है, प्राथमिक कूपिक विकसित होने लगते हैं क्योंकि FS अब ये अगले मासिक धर्म में एंटर हो गया, तो प्राथमिक कूप विकसित होने लगेंगे, बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल में होने लगेंगे। इसके होने से ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, कम नहीं हो जाएगा। यही वाला हमारा ईस्ट्रोजन का स्राव कम हो जाता है, यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सी घटना समान मासिक धर्म के चक्र समय अवधि के साथ सही ढंग से मेल खाती। अंडे का निकलना 5वें दिन है, नहीं। एंडोमेट्रियम पुनः उत्पन्न होता है 5वें से 10वें दिन, ठीक बात है। ओव्यूलेशन 11वें-12वें दिन, नहीं। प्रोजेस्टेरॉन में वृद्धि 1 से 15वें दिन, नहीं। 15वें दिन के बाद एंडोमेट्रियम बेड बनने लगता है, 5 से 10 दिन में बनने लगता है।
इन घटनाओं में सही क्रम को पहचानिए। एफएसएच का स्राव, कॉर्पस लुटियम की वृद्धि, पुट्टक और ईस्ट्रोजन की वृद्धि, ओव्यूलेशन एलएच के स्तर में। तो एफएसएच का स्राव सबसे पहले मासिक धर्म में, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से पुट्टक डेवलप होने लगेंगे, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा। इसके बाद तीसरा, उसके बाद एलएसएच में अचानक वृद्धि होगी, पांचवा। एलएसएच में वृद्धि की वजह से ओव्यूलेशन होगा, चौथा। और ओव्यूलेशन के बाद कार्पस लुटियम बनेगा, दूसरा। ये सही क्रम है, 1 3 5 4 2। तो 1 3 5 4 2, ठीक है। पुट्टकी अवस्था के दौरान इन हार्मोनों का स्राव धीरे धीरे बढ़ता है और पुट्टक विकास को उत्तेजित करता है। सिवाय तो पुट्टकी अवस्था में किन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा, एफएसएच का बढ़ा, एलएच का बढ़ा, ईस्ट्रोजन का बढ़ा। प्रोजेस्टेरॉन अभी भैया कॉर्पस लुटियम ही नहीं बना, कॉर्पस लुटियम बनेगा पुट्टक के फटने के बाद। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कहाँ बढ़ जाएगा, हमारा कौन सा नहीं बढ़ रहा, प्रोजेस्टेरॉन। निम्नलिखित में से एक कौन सा आतव चक्र के दौरान होने वाली घटनाओं का सही मिलान है। आतव प्रवस्था, मायोमेट्रियम और डिम्ब का टूटना, निषेचित नहीं होना। मायोमेट्रियम नहीं टूटता, एंडोमेट्रियम टूटता, यही गड़बड़ है। ओव्यूलेशन, एलएसएच और एफएसएच चरम पर पहुंच जाते हैं, ठीक बात है। ग्राफियन फॉलिकल में स्राव में तेज गिरावट, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया। प्रोलिफरेटिव फेस, मायोमेट्रियम का तेजी से पुनर्जन्म और ग्राफियन कूप की, मायोमेट्रियम का पुनर्जन्म होता ही नहीं है। स्रावी चरण, कॉर्पस लुटियम का विकास और प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ। हाँ, इसमें आइए आप, ये पूछ रहा कौन सा सही मिलान है। देखिए, ये मायोमेट्रियम ये गलत, मायोमेट्रियम ये गलत। ओव्यूलेशन में एलएसएच एफएसएच बढ़े, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल के स्राव में तेज गिरावट, ये वाला मिस कर गया मैं। ग्राफियन फॉलिकल के स्राव में तेज गिरावट, फॉलिकल के स्राव में गिरावट नहीं, फॉलिकल रप्चर होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ेगा। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल से स्राव बढ़ेगा, तो ये भी गलत है। सही कौन सा है, सिक्रीटरी फेज में कॉर्पस लुटियम बना है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। डी वाले को चुन लीजिए। ये इसकी हम लोग बात कर ही चुके कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति। तो ये आपके आतव चक्र का पूरा डिस्क्रिप्शन और आतव चक्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, निषेचन और आरोपण पे आइए। चलिए, तो हम लोग आतव चक्र को अच्छे से पढ़ लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, निषेचन और अंतरोपण। तो ये पहले ही 1 घंटे 10 मिनट की आपकी वीडियो हो गई, ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं निषेचन और अंतरोपण पे। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी पे, अपने कमेंट अपने विचार जाहिर करते रहिए। मेरे को फॉलो कर लीजिए इंस्टा पे, मेरे को फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए सुमो बायोलॉजी, ताकि आपको अब यहाँ पे जब क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तो एक लिमिट है बच्चा, 10 20 30 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप मेरे ऐप पे जाएंगे तो आपको हर टॉपिक पे 20 से 30 40 को, मतलब आपको मज़े के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे, आप प्रॉपर टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अपने विचार जाहिर करिए, मेरे को फॉलो कर लीजिए। और अगर आप लाइव क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो दिन में 2 बार मैं लाइव भी होता हूँ, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट मारिए, यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तो मैं फ्री में गंगा बहा रहा हूँ, हालांकि फ्री का ज्ञान पसंद में नहीं आता आदमी को, और उसको लगता है ये फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं तो एवं ही है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें, इससे पहले कि वो प्रीमियम लेवल की चीज़ हो जाए, अगर आप मेरे को ज्वाइन कर रहे हो तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, निषेचन और अंतरोपण की बात करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड लक, गुड बाय। लगे रहो, सफलता मिलेगी।